बात हो रही है इस बिल को लेकर के, सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर शहरियत पर जो सियासत हो रही है उस पर अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के 4 मेंबर पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, और भी लोग जाएंगे और भी सियासी जमातें जा सकती हैं। मेरे साथ संजय चड्ढा जी हैं, सीनियर वकील हैं। संजय चड्ढा जी, अभी ब्रेक से पहले भी आप बहस सुन रहे थे, आपने भी इसके कानूनी पहलुओं पर काफी रोशनी डाली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें, देखिए राजनीति तो हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। शुभ्र कमल दत्ता जी भी अपने ढंग से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बात इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि सियासत अगर एक तरफ से हो रही है तो दूसरा भी करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपनी सियासी रोटी इस मामले में सेकने की फिराक में है। लेकिन देश के मुसलमानों को, क्योंकि क्या किया जा रहा है कि एनआरसी और ये सीएबी दोनों को कहीं ले जाकर जोड़ दिया जाता है, तो देश के मुसलमान ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर ये एनआरसी जब होगा तब ये सीएबी कुछ लोगों के लिए ढाल बन जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। अगर ये नहीं होता, एनआरसी का मामला नहीं होता, तो सीएबी से शायद ही मुसलमानों को कोई परेशानी होती इस देश की। ये भी एक सच्चाई है। और जो डराने वाले हैं वो इस रूप में डरा रहे हैं, जैसे कि वजीर आजम भी कह रहे थे अपनी रैली में कि तुम्हारा यहां सब खत्म हो जाएगा, तुमको जो ये लोग बाहर कर देंगे, इस रूप में डरा रहे हैं, इस तरह डरा रहे हैं। और मोहम्मद इम्तियाज जैसे लोग खौफजदा हैं भी, और वो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, तो उनको भी शक है कि हमारे पास अगर ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो हमारा तो काम हो गया। मतलब अगर कोई कह रहा है कि कान आपका कौवा ले गया, तो ये कान टटोलने में भी तुरंत लग जाते हैं कि ले गया कि नहीं। मतलब इस हद तक डर पहुंच चुका है। कहने का मतलब ये नहीं, तो डराने वालों ने आपको डरा दिया ना। बिल्कुल डराने वाले, आपको मैंने बताया सच्चाई। मैंने आपको बताया कि अगर सीएबी बिल की सिर्फ बात अगर है तो हमें कोई खौफ की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएबी एनआरसी से जुड़ी हुई है। जब एनआरसी होगा उस वक्त क्या कीजिएगा? असम, मैंने एग्जांपल आपको दिया ना कि आखिर 19 लाख लोग जो वहां पे हैं, 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर कर दिया आपने, तो आप 13 लाख लोगों के लिए सीएबी के जरिए रास्ता तो बना दिया आपने ना। वो 6 लाख लोगों का क्या होगा? उस 6 लाख लोगों का असल मसला असली जो लड़ाई है कि पूरे देश में जब ऐसा होगा, जी बिल्कुल, तब क्या होगा? भाई उस टाइम में करोड़ों पहले संजय बताइए, इन दोनों को एक साथ किसी भी रूप में लाना, रखना या इस पर बात करना सही है क्या? दोनों कहीं एक होंगे या एक दूसरे के मुतबादिल बनेंगे क्या विकल्प? 2-3 बड़ी बातें जो सरकार भी अभी कह रही है, और वो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं। एक तो चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, किसी भी तरीके से हमारे हिंदुस्तानियों को इस मुल्क से कोई निकाल नहीं सकता। बिल्कुल, सबसे बड़ी क्लियर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, और इस तरीके का कानून अल्ट्रा वायरस होगा ये अगर इस तरीके का कोई कानून बनता है तो। किसी भी तरीके से किसी मुसलमान को यहां से ऐसा नहीं कह दिया जाएगा कि आप यहां से जाइए। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरीके के खौफ को आप अपने जहन में ना रखें। ये चीज बोल देना, असल यही तो उम्मीद करते हैं हम कि ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं हो सकता भाईजान, मैं आपसे बोल रहा हूं प्लीज, क्योंकि कानून की भी एक व्यवस्था है। वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। हमारा जो आइन है हम उससे गवर्न होते हैं। उस आइन में सबसे बड़े क्लियर शब्दों में प्रियम्बल में भी लिखा है कि हम सेकुलर हैं, और बिल्कुल ये बात बड़े कड़े शब्दों में लिखी, उसे कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल, इवन ये पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। हमारे सुप्रीम कोर्ट बैठी है उसको अल्ट्रा वायरस करने के लिए। अगर आप इसको बदलने का प्रयास करेंगे, ऐसा है भी नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, जो अभी आसाम जल रहा है, दत्ता साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि 99% तो इसमें कवर ही नहीं होता, उन्होंने कह दिया। लेकिन 2-3 चीजों से जल रहा है आसाम। जैसा कि अभी बताया कि 19 लाख लोगों में से 13 लाख लोगों को, मुझे नंबर कंफर्म नहीं है, मैं उन्हीं नंबरों को उठा के बोल रहा हूं, 13 लाख लोगों को आपने एक एस्केप रूट दे दिया। आसाम तो आज उन 13 लाख लोगों को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि असम अकॉर्ड में ये कहा गया था कि असम का और उसके जो इर्द गिर्द वाले एरिया हैं वहां का अपना कल्चर है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान या कोई और आ रहा है, असमिया जो नहीं है वो नहीं स्वीकार है। और इस लॉ के तहत वो 13 लाख उन चाहे गैर मुस्लिमों को एस्केप रूट दे दिया। अब एक पहलू ये हो गया, दूसरा पहलू ये भी है कि अब ये 6 लाख मुसलमानों को क्यों नहीं आप स्कोप प्रूफ दे रहे हैं? भाई आप 13 लाख हिंदुओं को दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इनको आप बांग्लादेश में भेजेंगे? आज की अभी 15 मिनट पहले की खबर आपको बता रहा हूं, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने
यहाँ हमारे हिंदुस्तान उनको आना था, अपनी विजिट कैंसिल कर दी है इसके उसमें कि हम नहीं आएंगे। बिल्कुल अफसोस प्रोटेस्ट में कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, क्या बांग्लादेश तैयार है किसी भी तर्ज पे इन लोगों को, इन 6 लाख बांग्लादेशियों को मैं कह रहा हूं लेने के लिए? वो बिल्कुल तैयार नहीं होगा, ना ये तैयार होंगे जाने के लिए। तो भाई इस तरीके से ये 2-4 बड़े अहम पहलू हैं जिनमें असम आज थोड़ा सा परेशान है, त्रिपुरा आज परेशान है, वहां के लोग एजिटेट कर रहे हैं। यहां पे किसी भी तर्ज पे मेरा जो मानना है, किसी भी कोई कांग्रेस भड़का रही है ऐसा कुछ नहीं है, जैसा दत्ता साहब ने कहा, क्योंकि हमको अब इसको पार्टी के लेंसों से उठ के देखना होगा। पार्टी के लेंस हर जगह पे नहीं लगाए जाते हैं, पार्टी के लेंसेस से उठ के देखना नहीं, पार्टी के लेंस से इसलिए देखना पड़ता है कि जब कांग्रेस ने अपने दौर में 13,000 हिंदू और सिखों को, जो कि पाकिस्तानी थे, उनको अपने यहाँ की नागरिकता दी हिंदुस्तान की, तब कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं आई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क़यादत से, एक सेकंड इमरान साहब, मैं हिंदू और सिखों की बात कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं हिंदू सिख ही आए थे। हाँ, तो पाकिस्तान से कोई मुसलमान थोड़ी आया था। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यही काम करने की कोशिश करती है तो कांग्रेस को क्यों लगता है भाई सबको देना पड़ेगा ना? कांग्रेस कोई बात नहीं है। उसका रीजन उन्होंने दिया था, यही है वो जो आर्टिकल 14 में जो चड्डा जी सर आप भी तो सुन रहे हैं, कल से हम लगातार सुन रहे हैं, वो ये कहते हैं ना कि ये मुल्क बने जो हैं, ये 3 मुल्क अगर हम देखें तो हमारी धरती से टूटे हुए मुल्क हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और यहां पर बाकायदा ये कहीं ना कहीं इस्लामिक गणराज्य हैं या फिर इस्लामिक मुस्लिम अक्सरियत वाले देश हैं। ठीक है। तो ये मानकर चला जाता है कि वहां पर मुसलमान धार्मिक आधार पर नहीं प्रताड़ित होगा, तो हम उनको ही ले रहे हैं जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और धार्मिक आधार पर ही वहां पर प्रताड़ित होकर यहां आ रहे हैं। ये वो दे रहे हैं ना बार बार। ये तो आप गलत इसलिए है, क्या बिलोचिस्तान का मुसलमान प्रताड़ित नहीं है? वो कह रहे हैं राजनीतिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नहीं, उनके लिए अलग है ना। उन्होंने कहा ना, उन्होंने बताया नेचुरल सिटीजनशिप का जो मामला है उसमें हम देंगे ना, दे ही रहे हैं। मैं इमरान साहब अदनान सामी का हवाला देते हैं और भी लोगों का देते हैं। वो दैट इज अ सेपरेट केस, वो सेपरेट और भी लोगों का देते हैं। बताया ना 500-550 लोगों को इसी सरकार ने लिया अंदर। बिल्कुल लिया है, होंगे बलूच प्रोसेस है, देखिए कानून है, वो ये मानकर चल रहे हैं ना। आधार क्या है? बुनियाद ये है ना कि धर्म के आधार पर बने देशों में धार्मिक आधार पर उस वर्ग के लोग नहीं प्रताड़ित होंगे बनिस्बत माइनॉरिटी के। ये तो मानना पड़ेगा ना। अब अल्लाह के नाम को मानने वाले शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, कादियानी भी हैं, अहमदिया भी हैं, तो अल्लाह के नाम के आधार पर उन पर जुल्म तो नहीं होगा, ये माइनॉरिटी पर भी होगा, ये माइनॉरिटी पर ही होगा, ये तो मानना पड़ेगा ना। आप तो इतने बड़े कानून के जानकार हैं। देखिए, अगर इस तर्ज पे ये रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ये तो सरकार लेकर चल रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये वजीर दाखिला ने खुद कहा पार्लियामेंट में। मैं आपकी बात से मैंने भी मना नहीं किया। मैंने कहा यही एक सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के आगे आ रहा है जो बाकी पार्टियां भी क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझने पड़ेंगे। दूसरे पार्टी भी ये भी, जैसे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा जो आपने अभी फरमाया, लेकिन दूसरे जो हमारे कांग्रेस की पार्टी संजय चड्डा जी वो ये कह रहे हैं कि हम एक देश होने के नाते धर्म के आधार पर वहां पर माइनॉरिटी के साथ होने वाले रेप, जुल्म सितम, ज्यादती को हम नहीं देख सकते। इंसानियत की बिना पर हम ले रहे हैं। मुसलमानों को इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि वो 3 मुल्क मुसलमान अक्सरियत के मुल्क हैं, वहां पर मुसलमान के साथ मजहब की बिना पर नहीं होगा जुल्म सितम। अगर होगा भी, जो कादियानी, अहमदिया, शिया है, तो उनको दूसरे तरीके से हम दे रहे हैं ना, उनको मना थोड़ी ना कर रहे हैं, पर ओवरऑल नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे जैसे कि इन लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इतनी सी तो बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो फिर उसको एनआरसी से मत जोड़िए ना। फिर वही तो सवाल है। तो फिर मैं इसलिए तो आपके पास आता हूं, आप मेरी बात समझ गए होंगे, अमित शाह साहब की बात समझे होंगे, तो आप क्यों उसको एनआरसी से जोड़ते हैं? एनआरसी से जोड़ने की जरूरत नहीं। तो जोड़ने की बात यहाँ पे एनआरसी से जोड़ने की बात है। आप सीएबी, मान लीजिए सीएबी पास कर दिया आपने, मैं बार बार फिर वही दोहराऊंगा कि असम ही एग्जाम्पल है। 19 लाख लोगों में से 13 लाख लोगों का रास्ता आप सीएबी के जरिए साफ कर दिया आपने कि तुम इस मुल्क में रह सकते हो। 6 लाख लोगों का कोई माँ बाप नहीं है, उसको कैसे साबित करेंगे आप? पहले ये वाजे करें। ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी चीज कि मुल्क की जहां तक बात है, तो क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं? वो आए या ना? मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो लोग इस मुल्क में आए।
इस मुल्क में आने से मैं जानता हूं इसमें लोड बढ़ेगा। आप देख रहे हैं हालात, जीडीपी की क्या हालत हो गई देश की। तो भाई साहब पहले हम इसको तो अगर आना चाहते तो नेचुरल सिटीजनशिप है ना, उसके लिए वो उसको इसमें अप्लाई करते हैं और लेते हैं उनको। मैं कह रहा हूं, मैं उनको आने की दावत थोड़ी, मैं तो कंडम करता हूं, मैं मुखालफत करता हूं। तो लेंगे ना उनको, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लेंगे। ये मुल्क का कानून कहता है, ये मुल्क का कानून कहता है और इसको करने की जरूरत है। ये इंटरनेशनल कानून कहता है, तो इंसानियत का तकाजा कहता है। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल कानून भी है और ये जो हमारे कायदे कानून है उसको फॉलो करके अगर कोई इस मुल्क में सिटीजनशिप लेता है तो कोई बुरी चीज नहीं है। डराते हैं मुसलमान? मैं डराने की, अरे एक मिसाल बार बार मैं आपको दे रहा हूं। एनआरसी से जोड़ के डराना सर, ये एनआरसी आप कैब का लेके क्या करेंगे? आप ये बताइए। हमारे कहने का मतलब कि एनआरसी जब हो रहा है, जब एनआरसी होगा, एग्जांपल मैंने दे दिया असम वाला, असल इस पे गौर कीजिए आप लोग, इससे सवाल करें। जो लोग हुकूमत में हैं उनसे सवाल करने की जरूरत है कि जो लोग हुकूमत में, सैयद यासिर जिलानी साहब, इनको सबसे बड़ा खदशा ये है कि आप लोगों की जो नीयत है ना, भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत की, यानी आप लोगों की, वो है खराब एक वर्ग विशेष के प्रति। अब आपके वजीर दाखिला कितना भी कह लें, वजीर आजम कितना भी कह लें, ये नहीं मानने को तैयार है। ये उसकी दलील ये देते हैं कि असम में जब एनआरसी आपने कराई तो उसमें 13 लाख हिंदू, ठीक है, या गैर मुस्लिम, उसमें वो पाए गए कि वो दरअंदाज है या पनागुजीन है, जो भी है, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से ला रहे हैं इनके लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल पहले लाकर कि उनको तो अंदर ले लेंगे, बाकी 5-6 लाख जो मुसलमान हैं उनका फिर कोई लेना देना नहीं रहेगा। उनको आप खदेड़ सकते हैं, उनको बांग्लादेश भेज सकते हैं, पनागुजीन ठहरा सकते हैं। जब पूरे देश में एनआरसी होगा तब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे मुसलमानों के पास, ये दलील दे रहे हैं कि मुसलमान कम पढ़ा लिखा होता है, उसके नाम के साथ तलफ्फुज की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी दिक्कत होंगी। तो उनमें जो लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, गरीब गुरबा लोग, उनको फिर आप लोग तंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों की नीयत टोटली शुरू से खराब है मुसलमानों के तय, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, देखिए, भारत है, भारत के संविधान को मानते हुए जो लोग सवाल कर रहे हैं उनका हक है, सवाल वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दूंगा आपको। एक तो हम कैप पे चर्चा कर रहे हैं या एनआरसी को भी हमने इसमें जोड़ रखा है? आपका जो आज का विषय है, ये जोड़ रहे हैं बार-बार, एनआरसी को देखिए, लेकर आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कौन लोग लेके आ रहे हैं, कौन इस तरह की बात कर रहा है जिसको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। मुसलमानों का जहां पे कोई मसला, मुसलमान शब्द आ जाता है, उसको विक्टिमाइज करके उसको लगता है कि उससे ज्यादा कमजोर कोई चीज हो ही नहीं सकती है, इसलिए उस पे राजनीति वो लोग खेलते हैं जिनके पास ना तो मुद्दा है ना तो कोई काम रह गया है। मैं आप मुझे, क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूं, एक एक पॉइंट पे आऊंगा। आप ये बताइए कि हमने जो भारत के अंदर मुसलमान अभी रह रहे हैं, नामाकूल लीडर आजादी के बाद का जिन्ना, जिसकी 2 नेशन थ्योरी, जिसको लात मार के मुसलमान भारत के यहां रहे और वो भारत के भूमि पुत्रों में से आते हैं और उनको कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आपके माध्यम से मैं पूरे भारत के लोगों को और भारत के रहने वाले मुसलमानों को बता देता हूं कि आपको जो लोग भर्म में ला रहे हैं, आपको जो लोग भ्रमित कर रहे हैं, आपको जो लोग बहका रहे हैं, आपसे जो कह रहे हैं कि आपके पेपर चेक किए जाएंगे, आपके ये पेपर चेक किए जाएंगे, ये लेगेसी चेन चेक करी जाएगी, आपका पट्टा में नाम नहीं है, आपका खतौनी में नाम नहीं है, आपका खेत में नाम नहीं है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और हम लोग बहुत जल्दी एक मुहिम चलाने जा रहे हैं कि जो भ्रम फैला रहे उनके खिलाफ वहां की राज्य स्तरीय सरकार सख्ती से कदम उठाए और इनको जेल भेजे, क्योंकि इसलिए इस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल माहौल को, जो भारत का माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश करें। किसी ने कैब के बिल के स्वरूप को पढ़ा, उसके पॉइंटर्स को की तरफ ध्यान दिया, उसको मैं बता रहा हूं ना, आ रहा हूं चड्ढा साहब, आपके उतावलेपन को मैं समझ रहा हूं, देश जल रहा है, सब इतना कोई देश नहीं जल रहा है, कोई नहीं जल रहा है, कुछ लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लगा हुआ है वहां पर? हिफाजती एहलकारों को फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ रहा है? इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया है? पार्टी के लोग एहतजाज कर रहे हैं। सुनिए, नॉर्थ ईस्ट में जो आप अभी देख रहे हैं, जब भारत के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव का स्वरूप सामने लाके रखा गया है, तब इस तरह की बात आई है। इन लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि 1971 में इंदिरा गांधी से पूछ सके, क्योंकि 1971 के बाद 1972 में इंदिरा गांधी ने 1935 के मुस्लिम पर्सनल लॉ को
मुस्लिम पर्सनल लॉ को मैं ये जोर देके इसलिए कर रहा हूं कि एक एनजीओ के रूप में बदल दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर दिया और मुसलमानों की रहनुमाई कुछ चंद मौलवी हजरात और उस वक्त के दानिश्वर कहे जाने वाले लोगों के हवाले कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ। सुन लीजिए, अरे श्रीमान पहले सुनिए, आधे घंटे से बोल रहे हैं आप। हाँ, मैं आपके बीच में टोकूंगा भी नहीं। सुन लीजिए, मैं तर्क की बात कर रहा हूं और इतिहास की सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। और आप बताइए कि जो ये चड्ढा साहब बहुत उतावलेपन हो रहे हैं कि बिल को समझाइए, जरा मुझे समझाइए। अरे मुझे समझाइए ना, मुझे समझाइए ना। 1950 एक्सपल्जन फ्रॉम आसाम एक्ट, 1950 एमिग्रेंट एक्सपल्जन फ्रॉम आसाम एक्ट। चड्ढा साहब कौन लेके आया था? नेहरू लेके आए थे या संघ और भारतीय जनता पार्टी लेके आया था? आप बताइए। आप तो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बड़ा आपका जबरदस्त पकड़ है, आप बातें रखते हैं। जिन्ना और नेहरू का पैक्ट नेहरू साहब ने किया था या संघ और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था? और उस वक्त अगर यह मामला हो गया होता तो आज हम और आप ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। फिर एक साहब जो बड़ी बड़ी माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, परसों उन्होंने जब संसद में बोलना शुरू किया तो उन्होंने टाइगर सिद्दीकी का नाम लिया। आप तो उनका इतिहास जानते होंगे, मुक्ति वाहिनी का उन्होंने रहनुमाई करी थी। लेकिन उन्होंने इंसाफ तब करते इमरान साहब जब टाइगर सिद्दीकी का नाम लेने के बाद उन्हें लेना चाहिए था जोगिंदर नाथ मंडल का, जो पहले पाकिस्तान के पहले जो उनकी सरकार बनी थी उसके पहले एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे और किस तरीके से प्रताड़ित उन्हें किया गया था। चड्ढा साहब, आप इतिहास और भूगोल और कानून तीनों के बड़े अच्छे जानकार हैं। जोगिंदर नाथ मंडल के साथ क्या हुआ था? मैं आ रहा हूं कैब में, हिंदुस्तान पे आ रहा हूं ना। हिंदुस्तान मतलब नहीं है। अरे हिंदुस्तान पे, हाँ आ रहा हूं। देखिए एक और मैं, हाँ हिंदुस्तान के शहरी, मैं बता रहा हूं हिंदुस्तान के शहरी होने के बाद ये लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल, एक वीडियो एक मौलवी का वायरल हो रहा है, जो मौलवी ये क्लेम करते हैं कि भारत के 50% से ज्यादा मुसलमान उनके फॉलोअर हैं। वो कैब के बारे में क्या कह रहे हैं? जो लोग बैठ के कुतर्क करते हैं उनको एक बार उस वीडियो को देखना चाहिए। और इतिहास में मैं इसलिए आ रहा हूं इमरान साहब कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 80 के बाद और राजीव गांधी की सरकार जब बन गई थी, आसाम किस तरीके से आग के गोले की तरह और बारूद बन के था, जिस तरीके से जघन्य हत्याएं हुई थी युवा आंदोलनकारियों की। दत्ता साहब उसी स्टेट से आते, वो बताएंगे कि कैसे किस तरह से प्रताड़ित हुए थे। आप चाहते हैं कि कोई चीज, इन्होंने कांग्रेस की सरकार का एक सबसे बड़ा मंसूबा भारत में हमेशा से रहा कि चीजों को छोड़ दो, चीजों को इग्नोर कर दो, अरे ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं, ये क्योंकि हमारा वोट बैंक है इसलिए हम इस पे बोलेंगे नहीं। ये करते करते आज चीजों को, जो छोटा सा जख्म था उसको नासूर बना दिया। आज ये हालत हो गई कि चड्ढा साहब तो ये जरूर सवाल मेरे से करते हैं कि आप बिल का स्वरूप बताइए। आप तो कानून 24 घंटे कानून के इर्द गिर्द घूमते रहते। आप बताइए कि कैब के अंदर मुसलमान भारत का कहां से प्रताड़ित हो रहा है? मुसलमानों से क्या आप कह रहे हैं ना, आपके लाइक माइंडेड लोग ये डरा रहे हैं, लाइक माइंडेड लोग डरा रहे हैं टीवी डिबेट के ड्यूरिंग कि मुसलमान को भारत का दोयम दर्जा का बना दिया जाएगा। बात क्या है? आपने समझा दिया ना, आपने समझा दिया, लेकिन आप जो इनका खदशा है आपने तमाम बात कर ली। आ रहा हूं, शहरियत पर सियासत, और सियासत तो हो ही रही है, लेकिन आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसको कोर्ट में भी लेकर चली गई है और भी सियासी जमातें, कांग्रेस भी शायद इसको लेकर के जाए। हालांकि कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के लीडर है वो इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग की तरफ से इस पूरे मामले की पैरवी अदालत उज़्मा में करेंगे। शुभ्र कमल दत्ता जी, आप ब्रेक से पहले भी सुन रहे थे। देखिए, मुसलमानों को सब बातें मैं आपकी भी समझ गया, आपने असम पैक्ट से लेकर के लियाकत अली और नेहरू जी के बारे में सब समझा दिया। यासिर जिलानी साहब ने भी बहुत कांग्रेस को दोष दे दिया, पुरानी बातें भी कर दी। आप मुझे बता दीजिए, इस देश के मुसलमानों को सीएबी और बाद में जो एनआरसी होगा पूरे देश में, उससे क्यों नहीं डरना चाहिए? इतना समझा दीजिए बस। डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एनआरसी की जहां बात आती है, एनआरसी में कौन वैलिड है कौन वैलिड नहीं है उसके लिए 25 तरह के डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है।
एक है पासपोर्ट, दूसरा है आपका बैंक अकाउंट, तीसरा है आपका वोटर आई कार्ड, आधार आई कार्ड, फिर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पंचायत के सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ एमपी का अगर सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, तमाम ऐसे चीजें हैं। ऐसे 25 चीजें हैं। 25 चीजों का डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आप इलीगल इमिग्रेंट है। ये सच्चाई है, क्योंकि ये 25 जो डॉक्यूमेंट्स का जो परिभाषा है वो केवल भारत के कानून के हिसाब से नहीं है, वो इंटरनेशनल संस्थाओं के जो संयुक्त राष्ट्र के जो कानून है, कानून के हिसाब से भी वो चीज है। तो इसलिए एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट को लेके जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही उस चीज को लेके घबराने की जरूरत है। आईएमडीटी एक्ट किसने लाया था ये जरा बताए। कांग्रेस की सरकार ने लाई थी ना, हितेश्वर सैकिया की सरकार ने। आईएमडीटी एक्ट को किसने खारिज किया था? तरुण गोगोई की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद दोबारा पुनर्जीवित किया था आईएमडीटी एक्ट को। आईएमडीटी एक्ट क्या कहता है ये कांग्रेस के सारे जितने सारे नुमाइंदे हैं वो पहले बता दे। दूसरी बात यहां पे ये है कि क्या इंदिरा गांधी मुजीबुर एग्रीमेंट, इंडो बांग्ला एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसको तिलांजलि दे दे क्या? लियाकत अली नेहरू एग्रीमेंट को तिलांजलि दे दे। पंडित नेहरू का जो 1950 में जो संसद के अंदर जो आश्वासन था माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेके, उसका तिलांजलि दे दे। महात्मा गांधी जी ने जो आश्वासन दिया था नोआखाली रायट्स के बाद, उसका तिलांजलि दे दे। जेनेवा कन्वेंशन का तिलांजलि दे दे। मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन का तिलांजलि दे दे। बैंकॉक डिक्लेरेशन का तिलांजलि दे दे। जिन सारी चीजों का भारत कहीं ना कहीं पे सिग्नेटरी है, ये तमाम चीजों का तिलांजलि दे दिया जाए क्या? ऐसे नहीं होता है चीजें। कांग्रेस जरा बताए कि जब वो खुद ये सब कानून लाए थे, उस समय ये सब दलीलें कहां था? उस समय ये सारी चीजें कहां गई थी? आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कानून लेके आ गया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं जानता हूं कि असम में डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज कृपया करके मत बोलिएगा। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। आप तथ्यों के आधार पे एक भी बातों का जवाब नहीं दे पाए। क्या तथ्य नहीं है ये? इंटरनेशनल डिक्लेरेशन को आप तथ्य नहीं मानते हैं, भारत के कानून को आप तथ्य नहीं मानते हैं, तमाम जितने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप तथ्य नहीं मान रहे। कौन सा तथ्य आप मान रहे हैं? जो एआईसीसी कार्यालय से जितने सारे डॉक्यूमेंट्स साबित किया जाता है वही तथ्य है क्या? कांग्रेस या तो बताए कि पंडित नेहरू के आश्वासन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आश्वासन, महात्मा गांधी के आश्वासन को, इंदिरा नेहरू, इंदिरा गांधी मुजीबुर की एग्रीमेंट की आश्वासन, लियाकत अली नेहरू एग्रीमेंट की आश्वासन, वो सब गलत था या तो फिर ये गलत है? दोनों में से एक जैसे क्या है? ये दो तरह की चीजें नहीं चल रही है। असम में जिस हिसाब से डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप असम के नागरिक नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि मेरा प्रदेश किस हिसाब से मेरा प्रदेश बना है। मैं जानता हूँ दिल्ली का दंगा, बरबेटा का दंगा, कोकराझार का दंगा, धुबरी का दंगा किसने करवाया था? कांग्रेस ने करवाया था। सारी चीजें सोच में आके संजय जी क्या कहेंगे? वक्त नहीं। सर हो गया सर। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है सर। संजय जी देखिए, लास्ट लाइन दत्ता साहब ने बिल्कुल सही कर दी। देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, जो आपसे एक सवाल पूछा गया उसका आप जवाब मत दीजिएगा और बाकी सारी चीजें बता दीजिएगा। आप बैंकॉक, कैलिफोर्निया, जो एक सवाल हुआ कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है 13 लाख और 6 लाख के दरमियान? सिर्फ इतनी छोटी सी सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। किसी को आप पकड़ लीजिए, दत्ता साहब से भी पूछ लीजिए और मेरे भाई इधर बैठे हैं यासिर भाई, उन्होंने भी नहीं दिया। 13 लाख और 6 लाख का जवाब क्यों नहीं आप फरमा? तो यासिर जिनानी से जल्दी 50 हो गया है, 51 हो गया, 8:51 हो गया। मुझे इसको प्रोग्राम को आप लेट है थोड़ा, आप जवाब दीजिए और इसी पर दे देगा। देखिए यासिर जिनानी साहब, राजनीतिक बातें मत कीजिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी का भाषण नहीं सुनना है, वो चुनावी सभा में हम वैसे ही सुन लेते हैं कहीं भी जाके। ठीक है, आप अपनी बात रखिए और ये मुसलमानों को समझा दीजिए, बात खत्म।
देखिए, मुसलमानों को आपके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, आपके जी सलाम से जो मुस्लिम हमारे भाई बहन देखते हैं कि आपको एनआरसी में किसी तरह के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के हैं, भारत के हैं, भारत के रहने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारी जो सोच है वो इतनी अलग है इस सरकार की कि पिछले 5 साल में 550 के लगभग पाकिस्तानी मुसलमानों को अगर हम नागरिकता दे सकते हैं तो आप इनके भर में जो लोग आपको भर्म में डाल रहे हैं, आपको अफवाहों से आपके बीच में माहौल को खराब कर रहे हैं, आप उनमें मत जाइए। आप जब ये आए तो आप उनसे सवाल करिए कि आप देखिए ये क्या है, ये एक लड़ाई विचारधारा की चल रही है। उनको लगता है कि इस विचारधारा को हटा देंगे, वो इस तरीके से कुतर्क से नहीं हटाएंगे। जब ट्रिपल तलाक की लड़ाई इस विचारधारा ने सामने रखी तो औरतों को मंदबुद्धि कहने वाले विचारधारा के जो लोग हैं उनके साथ आप मत खड़े होइए। जब कश्मीर में 370 और 35 से हटाया गया तो एक विचारधारा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के सपोर्ट में खड़े हो गई, आप उनके साथ मत खड़े होइए। आप जब आपके पास आए तो उनसे पूछिए कि कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में भी आप उनसे सवाल करिए। और आप जब इस तरह के सवाल करेंगे तो ये भ्रम फैलाने वाले लोग जो है वो आपके आसपास खड़े नहीं होंगे। और मुसलमान आप मुझे इतना बता दीजिए, सुनिए, भारत का मुसलमान मैंने कोई भाषण नहीं दिया। इम्तियाज साहब आप ही बता दीजिए ना, जो शुभकमल जी ने, सुनिए ना इम्तियाज साहब, जो मुसलमान है, एक मिनट, जो मुसलमान है वो मुसलमान न डरे और मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जो भारत का मुसलमान है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग चिढ़ाने के लिए, कांग्रेस के लोग वोट बैंक बनाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे अच्छी है, मैं कांग्रेस को कहां अच्छा कहने रहा हूं? साहब आप मुझे सर वक्त नहीं है, वक्त नहीं। संजय जी यासिर जिलानी साहब अब खामोश हो जाइए ना, अब खामोश हो जाइए ना, वक्त नहीं। वो मुसलमानों से आप खामोश हो जाइए, जरूरत नहीं। जिलानी साहब वक्त नहीं। सुनिए इम्तियाज साहब, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ना, आप यासिर जिलानी साहब से पूछिए, वो राजनीतिक जवाब देंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए इम्तियाज साहब। इमरान भाई, इम्तियाज साहब आप भी कंफ्यूज कर रहे हैं मुसलमानों को, मुझे खत्म करना है प्रोग्राम, आप इतना बता दीजिए। सुनिए ना इम्तियाज साहब, एक कमेंट सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुनिए इम्तियाज साहब। मेरा सवाल आपसे ना जाते जाते, शुभ्र कमल दत्ता जी ने 25 टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, ठीक है, इतने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। वही बात यासिर जिलानी साहब समझा सकते थे, लेकिन वो तो 17 बातें करते हैं, अपनी राजनीतिक बातें करते हैं और कांग्रेस को खींचते हैं। मैं उनकी समझ सकता हूं। अब आपको उन्होंने 25 तरह से समझा दिया, इतने डॉक्यूमेंट्स मुसलमानों को इतने प्रकार के होते हैं, इनमें से एक ना एक तो रहता ही, हम अपना वोटर कार्ड बनवाने जाते तब भी देना पड़ता है, ठीक है सर, राशन कार्ड बनवाने जाते तब भी देना पड़ता है, तब आपको काय का खदशा है? आप भी तो नए में की बात लेकर आ रहे हैं मुसलमानों में, जल्दी बताइए। ठीक है, पूछिए ना, जाहिल किसने रखा कौम को? ठीक है सर, कौम को जाहिल खत्म करेंगे। आप लेट हैं, आपने समझा दिया। आपने सही कहा, दत्ता साहब ने जो दस्तावेज बताने चले थे, ये दस्तावेज बताने में इसका भी ये भी फिक्र है कि इस दस्तावेज का एहतमाम भी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो दस्तावेज कैसे होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि थोड़ा हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी लियाकत पीछे है, कमजोर है मुसलमान तालीम, मान गए तो जी ये सच्चाई है। मैं एक छोटी सी बात की कमी जरूर बता रहा हूं। आपने जो सवाल किया, अगर आप मुझे जो 13 लाख वो डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन उसका क्या हल है? पहले आपने सवाल कुछ पूछा, इन्होंने थोप दिया 25 दस्तावेज आपके सामने। अब उसमें उस दस्तावेज को लोगों के पास है नहीं है, वो एक अलग चीज है। ये भी कमाल हो गया, ये भी कमाल हो गया। देखिए संजय जी, आप मुझे बता देना, ये क्या करते हैं इम्तियाज साहब? चूंकि ये मुसलमानों के बीच काम कर रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा मान रहा हूं कि ये एक तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और चूंकि मुसलमानों के हवाले से हम ज्यादा बात कर रहे हैं। एक मिनट है मेरे पास, सुनिए ना, ये क्या करते हैं? देखिए, जब बात होती है कि मुसलमानों को डॉक्यूमेंट्स की बिना पर नहीं डरना चाहिए संजय चड्डा जी, तो ये कहते हैं कि आप असम वाले मामले को देखिए क्या हुआ, मतलब ये उधर ले जाते हैं। कैसे जल्दी मैं एक बहुत कानूनन तौर पे मैं बता देना चाहता हूं आपकी मार्फत से कि कोई भी मुसलमान इस मुल्क का डरना नहीं चाहिए। कुछ नहीं, कौन निकाल सकता है? इस तरीके का अगर कोई कानून होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस कर देगी। हमारे मुसलमान भाइयों को हौसला रखना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये पूरा मामला अदालत उज़्मा में, ऐसा बहुत बड़ी बात आपने कह दी। नहीं खौफजदा होने की जरूरत है, नहीं पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप देखना ही होगा इस बिल को किस हद तक के सुप्रीम कोर्ट सुनता है और किस तरह से इसको डील करता है। बहुत